नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 वो बड़ी और अहम खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरती रही। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत के चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की है और इसको अमेरिका में जो प्रक्रिया चल रही है उससे तुलना की है और कहा है कि अमेरिका में फोटो आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं होता है, भारत में होता है। ज्ञानेश कुमार की तारीफ उन्होंने की है, जिसको लेकर भारत के चुनाव में लगातार विवादों में वो रहे हैं। दूसरी खबर दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट करते समय मार्च संसद भवन के घेराव के लिए निकाला गया था, वो दरअसल बिना अनुमति के निकाला गया था। क्या कुछ कहा है दिल्ली पुलिस ने, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। क्या इसमें जानने वाली खबर आपके लिए है, वो भी बताएंगे। चौथी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है, जहां पर 150 करोड़ रुपए का जो गांजा है वो पकड़ा गया है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ। पांचवी खबर मौसम की मार की है, आफत की बारिश की है। किस तरह से आफत की बारिश की वजह से कई राज्यों में, कई जिलों में जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस खबर से, जिन्होंने भारत में हो रहे चुनाव प्रक्रिया को लेकर इसकी तारीफ की है और अमेरिका में भी इस तरह की सख्ती बरतने को लेकर वकालत की है जो वोटिंग के दौरान अपनाने की जरूरत है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसके बारे में जानकारी दी और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया। ट्रंप के मुताबिक ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से सवाल किया था कि बिना वैध फोटो आईडी कार्ड के अमेरिका में चुनाव कैसे संपन्न हो सकते हैं। ट्रंप ने भारत में बड़ी संख्या में मतदाता और फोटो आईडी की अनिवार्यता का हवाला देते हुए अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट लागू करने की मांग की। भारत में अमेरिकी राजदूत सार्जियो गौर ने भी ट्रंप की टिप्पणी का समर्थन किया। वही प्रस्तावित सेव अमेरिका एक्ट में मतदाता पहचान और नागरिकता के प्रमाण से जुड़े हुए कड़े प्रावधान शामिल है। ट्रंप की टिप्पणी से भारत अमेरिका की चुनावी व्यवस्थाओं की तुलना फिर से एक बार चर्चा में। और इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ब्रह्मदीप जी, एक हमारा देश है जहां ज्ञानेश कुमार को लेकर हम सदन के अंदर प्रस्ताव लाते कि उनको हटाया जाए, लेकिन एक अमेरिका के राष्ट्रपति है जो उनकी तारीफ करते हैं। कैसे इसको देखा जाए, कैसे इसको समझा जाए? दरअसल देखिए, उन्होंने ज्ञानेश कुमार के का नाम लेकर भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ की है। इसका किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में पहचान पत्र की अनिवार्यता करोड़ों में किस प्रकार से है और करोड़ों लोग कितनी सफलता से वोट दे सकते हैं। लेकिन भारत और अमेरिकी चुनाव प्रणाली की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि अमेरिका के कई राज्य हैं और उन राज्यों में वोट डालने के अपने अलग अलग नियम होते हैं, जहां पर आप डाक से भी मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जटिलताएं हैं, लेकिन यहाँ यह भी बहुत स्पष्ट और दिलचस्प कहना चाहिए कि दुनिया का एक बहुत पुराना लोकतंत्र, जहां पर कई वर्षों से चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में पारदर्शिता के लिए और वोटरों की पहचान के लिए जिस प्रकार से तारीफ की है, वो तारीफे काबिल है। और इससे जो ट्रंप है, उनके वो गलत इरादे भी नजर आते हैं, जहां पर वो विदेशियों को कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं, वो क्या लोगों पर चुनाव वोट डालने पर प्रतिबंध लगाएंगे। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव भी होने वाले हैं, तो अभी ट्रंप का यह कदम भारत की चुनाव प्रणाली की तारीफ से शुरू हुआ है, लेकिन इसको लेकर आने वाले समय में अमेरिका में बहुत विरोधाभास हो सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अमेरिका में विरोधाभास तो होंगे, लेकिन एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार भारत में जरूर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बहुत शुक्रिया
इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारत में जिस तरह से ज्ञानेश कुमार को लेकर आपको याद होगा महाभियोग लाया गया था और उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया था राज्यसभा के। पूरा एपिसोड आपके सामने रहा है, किस तरह से किरकिरी हुई थी और उसके बाद उस प्रस्ताव को भी हटा दिया गया और ज्ञानेश कुमार को भी हटाने का प्रस्ताव था, उसको खारिज कर दिया। हालांकि जो वोटिंग के लिए जो बहुमत चाहिए था वो भी विपक्ष ने प्रस्तुत किया था। तो भारत में ये स्थिति और ज्ञानेश कुमार को लेकर लगातार विपक्ष आज भी हमलावर है। और चलिए रुक कर लेते हैं दिल्ली की उस खबर का, जहां पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था और उसी दौरान जब 20 तारीख को जब संसद का घेराव करने के लिए छात्र निकले थे, उसके बारे में कोर्ट में जानकारी दी कि दरअसल परमिशन तो ली ही नहीं गई थी। 20 जुलाई को जब संसद के लिए तमाम छात्र निकले थे, बिना परमिशन के निकले थे और पुलिस ने बताया कि बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस से मारपीट की गई, जिससे कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालांकि हालात को काबू में करने के लिए बल का प्रयोग किया गया, लेकिन चूंकि वो स्टूडेंट्स थे इसलिए ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल किया और ये जानकारी दी कि पुलिस जाति की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग जो की गई थी, उसके जवाब में ये पहले से एक याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने जो जाति की है, जो डंडे बरसाए हैं, जो बच्चों के सिर फोड़े हैं, उसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी और इसी का जवाब देते हुए ये प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी। 4 संबंधित याचिकाओं में से ये जो जवाब था, ये उसी में से एक का जवाब था और इसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि बिना अनुमति के ही संसद का घेराव करने के लिए छात्र निकले थे। हालांकि यहाँ पर यह जिक्र नहीं किया गया कि पैलेट गन किसने चलाई थी, क्यों चलाई थी, किसके कहने पर चलाई थी। वो एक अलग बात है कि सीआरपीएफ का जो रजिस्टर होता है जिसमें कार्रवाई लिखी जाती है उस दिन की, उसमें साफ तौर पर इसको मेंशन किया गया है कि वहां पर पैलेट गन चलाई गई थी, उस दिन चलाई गई थी और यहां पर इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो अब भी इस सवाल का जो उत्तर है वो नहीं मिल पाया है देश को भी और उन छात्रों को भी कि आखिरकार ये जो हिंसा हुई थी उस दिन, उस पर पुलिस को डंडे चलाने की, पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी थी। इस पूरी खबर पर डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली के हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्पर्श, क्या क्या जवाब इसमें दिए गए हैं दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से और क्या क्या बताया गया है, साथ साथ इसमें क्या ये उल्लेख किया गया है कि उस दिन पैलेट गन किसने चलाई थी? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि कई लेवल की जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको प्रदर्शनकारी तोड़कर आगे बढ़े और जब संसद के गेट के पास पहुंचे तब दिल्ली पुलिस ने जो हल्का बल प्रयोग है वो प्रदर्शनकारियों को जो है रोकने के लिए किया था। इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि किस तरीके से जो करीब 250 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए हैं, 200 के आसपास जो बच्चे हैं वो घायल होते हुए जो है नजर आए थे और 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है 3 किलोमीटर के दायरे में 30,000 से ज्यादा की जो भीड़ है उसको संभालने की कोशिश जो है लगातार कर रहे थे और जब भीड़ बेकाबू हो रही थी, हाथापाई हो रही थी, तब जो है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग जो है वो जो है किया गया। तो ये भी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि इस पूरी भीड़ में कई सारे असामाजिक तत्व और हिस्ट्री शीटर भी जो है शामिल थे और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड जो कमेटी है वो बनाने की बात कही है। इस हाई पावर्ड कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहेंगे, उसके अलावा कई अन्य अधिकारी रहेंगे और वो जो है जो पूरी तरीके से जो छात्र आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि पुलिस बर्बरता देखने को मिलती हुई नजर आई थी, महिलाओं के साथ में बदसलूकी देखने को मिलती हुई नजर आई थी। वो जो कमेटी है वो इन तमाम लोगों से डील करती हुई नजर आएगी और अपनी रिपोर्ट समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को देगी और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल बनाने जैसे मसलों पर विचार करते हुए जो है नजर आएगा। तो ऐसे में आज जो मामला हुआ था उसमें जो जिस तरीके से पैलेट गन का है वो जिक्र नहीं होता हुआ नजर आया था, लेकिन जिस तरीके से भीड़ को रोका गया था, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था और कई जगह हमने देखा कि सिविल ड्रेस में भी जो पुलिसकर्मी है वो तैनात देखने को मिले हुए थे, उसको भी लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई तो उसमें पुलिस ने कहा कि हमने सिविल ड्रेस में जो है पुलिसकर्मी जो है तैनात किए थे ताकि निगरानी इस पूरे प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं जो है की जा सके। तो फिलहाल आने वाले समय में जब ये हाई पावर्ड कमेटी बना दी जाएगी तो दोनों तरफ से चाहे पुलिस की बात की जाए या फिर चाहे जो प्रोटेस्टर्स है उनकी बात। बिल्कुल, लेकिन इस पर बीच में आपको रोकूंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है। समझने वाली, जानने वाली बात तो यही है
कि ये जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये जो लाठी चार्ज इन बच्चों पर किया गया, ये जो पैलेट गन चलाई गई, इसी को लेकर याचिकाकर्ता भी पूछ रहे थे और स्टूडेंट भी पूछ रहे थे, क्या इसको लेकर कोर्ट ने कोई जिम्मेदारी तय करने की बात कही है? क्या पुलिस डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर की तरफ से इसको लेकर आगे भविष्य में कोई क्लेरिफिकेशन देने की बात कही गई है? क्योंकि संसद का पूरा सत्र चला गया इसी एक विषय को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आने वाले समय में कमेटी जो है गठित करेंगे और कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, वो तय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अवांछित तत्व जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लोगों को पहचान करनी होगी। जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि वापस हम जो है केस ले लेंगे छात्रों के ऊपर से और जो सामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर जरूर केस जो है बन लेंगे, तो उसको लेकर ये कहा गया कि अगर पहचान कर ली गई है असामाजिक तत्वों की तो उनकी जो FIR नंबर है वो जो है कोर्ट को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो बच्चों के ऊपर यानी छात्रों के ऊपर जो FIR है उसको क्वेश करने का काम किया जाए। तो फिलहाल जो है पैलेट गन को लेकर कोई जो है बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती हुई नजर आई थी, लेकिन जब ये कमेटी गठित कर दी जाएगी, इस कमेटी के सामने जो है जो पेटिशनर है या फिर कहेगी जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी बात रखती हुई नजर आएगी। उसमें हो सकता है कि आने वाले समय में जो अन्य तरीके के खुलासे हैं वो होते हुए नजर आए और उसके बाद में जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल है इस तरीके के प्रोटेस्ट को संभालने के लिए वो जो है जारी होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए इस पर, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब दिल्ली के बाद रुक करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और सबसे महत्वपूर्ण यह था कि लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना दोनों को अगले 5 सालों तक ऐसे ही लागू रखा जाएगा, जारी रखा जाएगा। इस बात का जिक्र सीएम ने किया है और दोनों ही जो योजनाएं हैं इस पर एक बड़ी राशि खर्च होती है। लाडली बहना योजना पर 1,14,365 करोड़ रुपए, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। भविष्य के लिए किए जाएंगे 5 सालों के हिसाब से। और कैबिनेट में नर्मदा मिशन, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों और 18 प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई है। तो जिस तरह से कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है, जिस तरह से ये दोनों योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण है। लाडली बहना योजना जिसमें कि 1250 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जाते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना जिसमें बच्चियों को 21 साल की उम्र होने तक के सरकार की तरफ से एक तरीके से हर समय उनको पैसे दिए जाते हैं, उनका शिक्षा का और बाकी जो खर्चा होता है वो सरकार वहन करने की कोशिश करती है। और ये राशि लगभग 1,42,000 हो जाती है 21 साल की बच्ची होने तक के लिए, और ये एक बड़ी योजना के तौर पर देखी जाती है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठते हैं कि आखिरकार ये जो दोनों योजनाएं हैं उससे सरकार पर वित्तीय भार कितना पड़ रहा है। तो सरकार पर मौजूदा समय में जो कर्जा है वो भी आप जान लीजिए 5.61 लाख करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 5.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और ये कर्जा पिछले 2 सालों में तेजी से बढ़ा है और आगे और बढ़ने वाला है। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर लगभग 60 से 70 हज़ार रुपए का कर्जा पड़ता है। एक तरीके से उसके ऊपर टैक्स का बोझ या बाकी बोझ पड़ता है, क्योंकि ये जो राशि दी जा रही है महिलाओं के लिए या अन्य योजनाओं के लिए, उसका सीधा जो उसकी वसूली होनी है वो आपसे और हमसे होनी है, हमारे टैक्स से होनी है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एक तरफ तो आप यहाँ पर योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश कर्जे में जा रहा है, आम आदमी के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भविष्य की राह किस तरह की होगी? भविष्य में जो मैनेजमेंट होगा, वित्तीय प्रबंधन होगा, वो कैसे होगा? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि चुनाव जीतने के लिए या चुनाव जीतने के बाद योजनाओं पर अमल करने की जरूरत पड़ जाती है, और ऐसे में कई मर्तबा नाम काटे भी जाते हैं। कई लोगों के नाम कट भी गए हैं, कई लोगों के नाम काटे जाने की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि ये वित्तीय भार जो प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है, आखिर इससे भविष्य में कैसे निपटेंगे? क्योंकि एक तरफ किसानों का भी कर्ज है, एक तरफ शिक्षा व्यवस्था भी है, एक तरफ आप बाकी व्यवसायों को लेकर, बाकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रयास करने की बात कहते हैं। ऐसे में एक बड़ी राशि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो हमारे वित्त से जा रही है।
कैसे इसको रिकवर करेंगे, कैसे इससे आगे बढ़ेंगे। तो बिजली की दरें बढ़ी हुई है, नर्सिंग कॉलेज के छात्र कल ही प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे कई विषय हैं, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर बारंबार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वित्तीय प्रबंधन को लेकर फिर से एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो 18 प्रस्तावों की मंजूरी मिली है। नर्मदा मिशन, एमपी सड़क योजना, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के 35 नए पदों समेत 18 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि सुकमा से है, जहां पर नशा मुक्ति अभियान के तहत सुकमा में गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और 308 किलोग्राम गांजा यहां से पकड़ा गया है, जिसकी अनुमानित जो कीमत बताई जा रही है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। और लगातार नशे के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। ऐसे में 1,54,00,000 रुपए जो गांजा पकड़ा गया उसकी कीमत बताई गई है। एसपी मयंक गुर्जर के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में एक्शन हुआ है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने नाकेबंदी की और इस बड़ी तस्करी को नाकाम किया है। अब क्षेत्र में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मुस्तैदी के साथ हर तरफ से, हर दिशा से कार्रवाई की जा रही है। तो नशा मुक्ति अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और एक बड़ी कामयाबी इसमें मिली है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव तिवारी भी जुड़ चुके हैं। गौरव, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, इतनी बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली है। ऐसे में कितनी लगाम, कितना कंट्रोल इस पर, नशे पर लग पाएगा, खासतौर पर सूखे नशे को लेकर? जी बता दूं मैं आपको कि लगातार सुकमा पुलिस नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और जिसमें पुलिस अधीक्षक, जो युवा पुलिस अधीक्षक है मयंक गुर्जर, उनका बिल्कुल कड़ी नजर बनी हुई है कि किसी प्रकार से हमारे जिले से होकर के कोई भी नशे की जो पदार्थ है उसकी तस्करी ना हो। उसके लिए लगातार सुकमा जिले के सभी थाना प्रभारियों को बिल्कुल सतर्क कर दिया गया है कि कोई भी जो बॉर्डर एरिया है इन क्षेत्रों से आने वाली गाड़ी पर कड़ी नजर बनाए रखे। और इसी के दौरान कोंटा पुलिस के द्वारा जो है एक वाहन जो कि मलकानगिरी से मोटू पुल होते हुए राजस्थान की ओर जा रही थी, उस वाहन को रोका गया, जिसमें 308 किलो गांजा बरामद किया गया है और इसकी अनुमानित लागत 1,54,14,000 रुपए है। तो बहुत बड़ी मात्रा में गांजा के खिलाफ कार्रवाई हुई है और लगातार नशे के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। हालांकि सुकमा जिले के अंतर्गत गांजा जैसे नशे से लोग दूर हैं, इस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र से होकर जो नशा का जो पदार्थ गांजा सप्लाई होता है, इससे देश के कई युवाओं पे प्रभाव पड़ता है और गलत प्रभाव की वजह से उनको रोकने के लिए लगातार सुकमा पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। जो गांजा तस्कर थे वो मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, शिव कुमार प्रजापति, जिसकी उम्र मात्र 24 वर्ष है, और वहीं उदय राम बलई, इनकी भी उस उम्र 24 वर्ष है। इन दोनों ने प्लान कर यहाँ से गांजा तस्करी का प्लान किया था, जिस पर कोंटा पुलिस के द्वारा लगाम लगाया गया। जी बिल्कुल, लेकिन गौरव, ये गांजा कहां से कहां लेकर जा रहे थे? कितना बड़ा ये ग्रुप है? कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं? कब से ये काम कर रहे हैं? इसके बारे में कोई जानकारी आई है क्या? जी, आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि उड़ीसा मलकानगिरी क्षेत्र से अधिकतर गांजा की तस्करी होती है, जिसको लेकर के सुकमा पुलिस हमेशा से सतर्क रही है कि गांजा तस्करी इस क्षेत्र से ना हो। हालांकि उड़ीसा जो है दूसरा स्टेट होने की वजह से अब तक वहां पे कोई जाकर कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन उस क्षेत्र से आने वाली जो गांजे हैं उस पर लगातार सुकमा पुलिस कड़ी नजर बनाई हुई है। और सुकमा पुलिस जो अधीक्षक है वो और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों युवा जोड़ी जो है, इस पर दोनों ने मिलकर के लगातार गांजे के खिलाफ कार्रवाई की है और अधिकतर जो है इस रास्ते से होकर के सुकमा होते हुए गांजा दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है, उस पर सुकमा पुलिस की कड़ी नजर है। जी बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात एक बड़ी उपलब्धि है, आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी और इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर कुदरत के कहर से जुड़ी हुई है, जहां पर कई राज्यों में, खासतौर पर उत्तर भारत के कई राज्यों में कुदरत ने इस तरह से कहर बरपाया है कि यहां पर जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जो ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से,
और 14 राज्यों में देश के फिलहाल तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आज आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के 25 शहरों में मंगलवार की सुबह से बारिश लगातार जारी है। कई जगहों पर सड़कें, अस्पतालों में पानी भर गया है। कारें, बाइक डूब गए हैं। कानपुर, उन्नाव में 500 से ज़्यादा घरों, प्रतापगढ़ के थाने में पानी भर गया है। 8 जिलों में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। वाराणसी में 100 से ज़्यादा छोटे मंदिरों में भी पानी घुस गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में तेज बारिश हो रही है। आसनसोल में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी सतना में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ जैसे हालात यहां पर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नदी नाले हर जगह लगभग उफान पर है। उत्तराखंड में सोमवार से तेज बारिश जारी है। ऋषिकेश में नदियां उफान पर है। बीन नदी में एक जीप पलट गई है। एसडीआरएफ ने गाड़ी में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया है। चंद्रभागा नदी में कई गाड़ियां फंस गई है। तो लगभग आधे से ज़्यादा भारत की यही स्थिति है। अधिकतर जगहों पर बाढ़ बारिश के हालात है। कई जगहों पर रेस्क्यू भी किया जा रहा है और कई जगहों पर लोग अब भी फंसे हुए हैं। तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे खतरे से घिरे हुए जगहों से, स्थानों से दूरी बनाकर रखें और ज़रूरी ना हो तो इन स्थानों पर जाए ही ना। कई जगहों पर कुछ लोग इसलिए भी फंस रहे हैं पर्यटन स्थलों पर क्योंकि लोग वहां जाकर रील बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ऐसी भी खबरें लगभग हर दिन आ रही है। तो आप अपनी जान जोखिम में ना डालें, ऐसे स्थानों से दूरी बना के रखें। तो भूस्खलन की खबरें भी आ रही है, तो कहीं पर बादल फटने की खबरें भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम ने अपना रौद्र रूप अख्तियार किया है, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश का असर हो रहा है। दिल्ली में भी कल पूरे दिन बारिश होती रही। इधर छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी कई ज़िलों में अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज़ बारिश को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर जारी किए गए हैं। तो कुछ जगहों पर संपर्क तक टूट गया है। कुछ इलाकों का सड़कें धंस गई है। ये तस्वीरें मुंबई की आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिल्ली की भी आ रही है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं वहाँ पर भी जहाँ पर लगातार बारिश जारी है। सड़कों को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है कई मरतबा कि कहाँ पर नाली है, कहाँ पर सड़क है। इस तरह से पानी लगातार हर जगह पर भर चुका है। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।